अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी का जो है हमने फोर्थ सेक्शन और लास्ट सेक्शन है ये हमने करना था। इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स मतलब जो डायनामिक कॉन्सेप्ट्स है ना, सारे वो हैं। जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स हैं, कंटेम्प्रेरी जो क्रिमिनोलॉजी वो है, मतलब जो आपके करंट अफेयर्स में भी आता है। मतलब जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से ओवरलैप करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे वार ऑन टेरर करेंगे, टेररिज्म का पढ़ेंगे, रेडिकलिज्म का पढ़ेंगे। टेररिज्म में हम फिर ये भी देखेंगे एंड तक कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट लैंडस्केप बनी है वो सारी क्या है। देन मीडिया किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइम को या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, मीडिया का क्या रोल है ना आम जबान में। जो मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन क्या है, जैसे हमारा नेप, FIA, NF वगैरह। साइबर क्राइम क्या है, इसको डील किस तरीके से किया जा रहा है, मतलब हम ग्लोबली भी देखेंगे, देन हम अपने अपनी अपनी कंट्री में, अपनी पाकिस्तान में भी देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होती किस तरीके से। अब इस तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आम है। अगर हम कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी की बात करें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जो तो आखिरी दो हैं, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग आए दिन आपको, जैसे क्रिप्टो करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग आपको नजर आती है। मतलब हजार तरीके से लोग अपने काले जो पैसे को व्हाइट में या सफेद पैसे में कन्वर्ट करते हैं। देन साइबर क्राइम आज बहुत बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है। तो आज के जो बड़े ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, वो उनका जो बेहतरीन टूल है वो क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो वो इसको यूज करते हैं अपने क्राइम, अपने क्रिमिनल एक्ट्स को करने के लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। देन हम बाकी भी देखेंगे कि यार अर्बनाइजेशन का जो है, क्राइम एंड अर्बनाइजेशन का क्या है, क्या आपस में लिंक है। हम देखेंगे कितनी टाइप्स की, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि क्राइम एंड अर्बनाइजेशन वगैरह या क्राइम एंड जेंडर वगैरह यहाँ पे कराऊंगी, तो फिर हम ये भी साथ देख लेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पॉलिसिंग, इंटेलिजेंस लाइक पॉलिसिंग वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ये सारा थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तोड़ फोड़ के तो समझ नहीं आ रहा है, हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको किया हुआ है हाईलाइट, टेररिज्म, रेडिकलिज्म एंड वार ऑन टेरर। ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं। सबसे पहले रेडिकलिज्म देखेंगे, क्योंकि रेडिकलिज्म ही रास्ता है टुवर्ड्स टेररिज्म। तो सबसे पहले हम रेडिकलिज्म को देखेंगे, देन हम टेररिज्म, सेकंड पे टेररिज्म आता है। सबसे पहला स्टेज होता है रेडिकलिज्म, देन दूसरा होता है टेररिज्म की तरफ जा सकता है। देन थर्ड फिर हमारा है वार ऑन टेरर, जो रिटेलिएट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टेररिज्म के अगेंस्ट, रेडिकलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, ये मैंने पांच पेपर से क्वेश्चन निकाले हैं CSS के। इसमें यही क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, मेरे जो टॉपिक में भी कराने लगी हूँ। डिफाइन radicalization, what factors contribute to individuals becoming radicalized and how can societies address these influences। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कोई भी एवरेज बच्चा जिसका बहुत ज्यादा नॉलेज बैंक ना हो, वो भी इस क्वेश्चन को वो बच्चा भी टैकल कर सकता है आराम से। देन एक और है, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू टू पोस्ट थ्रेट टू ग्लोबल पीस, इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है और सारा कुछ आ जाता है। वो ये किस तरीके से टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन जो है वो हमारी जो ग्लोबल पीस से, इसके लिए खतरा है। हमारी जो इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से ये खतरा बने हुए हैं। जो टेररिस्ट टैक्स, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी घुसते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद होती है, अलग अलग तरीके से करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते हैं, बहुत कुछ होता है। सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरट्वाइंड हैं। इनकी जो हरकतें होती हैं, वो हमारी कम्युनिटी में हम जो जितने भी लोग हैं, हमारी सोसाइटी को चारों तरफ से अटैक करती है। ठीक है, देन आपको ये बीच में और मिलेगा, जो हमारी बड़ी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, FIA, फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, सब कुछ नजर आएगा बीच में। तो मजीद जो और क्वेश्चन पूछा गया है इस पोर्शन से, इस मतलब सॉरी, जो मैं टॉपिक अभी बताने जा रही हूँ इसमें से, वो ये है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन द कंट्रोल ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। जो ये वाले दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी अभी, जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैं एंड पे कराऊंगी, जब मैं आपको सारी FIA, नैब वगैरह सब कुछ करा दूंगी, उसके एंड पे हम लोग इसको देखेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में टेररिज्म का क्या है भाई, क्या सीन है, किस तरह का टेररिज्म है पाकिस्तान में, वो तो हम अभी कर लेंगे।
ठीक है। सही तरीके से क्या ला हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो किस तरीके से टैकल कर रही है, वो हम जब इन एजेंसी को करेंगे उस टाइम हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले रेडिकलिज्म क्या है। रेडिकलिज्म किधर से निकलता है, एक लैटिन वर्ड है रेडिक्स, जिसका मतलब होता है रूट। मैंने जब आपको करवाया था रेडिकल फेमिनिज्म, तो मैंने वहां पे बताया था कि रेडिकलिज्म का मतलब क्या होता है, गोइंग टूवर्ड्स रूट्स। मतलब कि रूट्स की तरफ जाके कोई चीज एड्रेस करना, किसी चीज की तह पर जाना और उसको वहां पे एड्रेस करना, वहां पे चेंजिंग्स करना। जो रेडिकल होते हैं ना लोग, वो सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे चेंज करने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल चेंजेस क्या होते हैं, जो आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में की जाए। हम बोलते हैं ना जब कि हमें एक फंडामेंटल चेंज चाहिए, तो उसका मतलब यही होता है कि हमें एक रेडिकल चेंज चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे चेंज करना है। हमें सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं चाहिए कि इस चीज को थोड़ा बेहतर कर दिया, थोड़ा रिपेयर कर दिया, नहीं नहीं भाई, मुकम्मल तौर पे इसे कितने फंडामेंटल चेंजिंग्स लेके आना। The term radical originally comes from the Latin word radix, meaning root. ठीक है। Radicalism seeks to address issues by going to the root of problems and advocating for fundamental changes rather than the incremental reforms. रेडिकलिज्म का मतलब क्या है, या रेडिकलिज्म का क्या मतलब, ये क्या चीज हमें बताती है कि अगर कोई भी इशू है उसको आपको रिजोल्व करना है तो उसके रूट्स की तरफ जाएं और एक फंडामेंटल चेंज लेके आए, ना कि इंक्रीमेंटल। अब फंडामेंटल इंक्रीमेंटल में क्या फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल जब राइट टू वोट मिला था वो एक फंडामेंटल चेंज था। राइट टू वोट में था सबसे पहले, जो फर्स्ट वेव में मिला था, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में मिला था, तो उससे पहले वोटिंग का राइट नहीं था औरतों के पास, मर्दों के पास था, औरतों के पास नहीं था। लेकिन जब वो वाला लॉ आया तो आपकी सोसाइटी का जो एक पूरा हमारी सोसाइटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है, जो लॉ रन करता है, उसके अंदर एक फंडामेंटल चेंज आया, मुकम्मल तौर पे एक चेंज आया कि हाँ अब औरतें भी वोट, मतलब कि उनको वोटिंग का राइट दिया जाए। इसे कहते हैं फंडामेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज जो होता है कि आप अपने जैसे एनवायरनमेंट को लें, एनवायरनमेंट में अब कोई इंटरनेशनल लेवल पे बोला है कि हर इंडस्ट्री सिर्फ इतना इतना कार्बन मिशन कर सकती है, ठीक है, इतना इतना कर सकती है। अब जितना जितना कर रही है उससे और ज्यादा जो है हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी वापस बैठे और बोले कि यार लिमिट और कम कर दो, बस इससे ज्यादा। अगर पहले आप, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बता रही हूँ, अगर आप 10% कर सकते हो तो आप बिल्कुल अब 5% करो, मतलब इंक्रीमेंटल चेंज। फंडामेंटल चेंज नहीं होता, ये इंक्रीमेंटल चेंज है। फंडामेंटल तो ये होगा कि आप बोल दो कि भाई कार्बन एमिशन होगा ही नहीं, ये होगा फंडामेंटल चेंज, ठीक है। तो रेडिकलिज्म, ये जो लोग रेडिकल होते हैं ना, वो बोलते हैं फंडामेंटल चेंजेस लाओ, इंक्रीमेंटल चेंजेस आपको कोई भी फायदा नहीं देती जब तक चेंज फंडामेंटल ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं गोइंग टू द रूट ऑफ प्रॉब्लम्स, रूट में घुसना। Radicalism involves pushing for significant social or political change, often aiming to transform the core structures of society। देखो core structures, सोसाइटी के जो कोर स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये उनको ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। सोशल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट चेंजेस उनके लिए ये पुश करते हैं, क्या। दोज हु एडवोकेट फॉर रेडिकल चेंज challenge existing systems and norms, seeking to overhaul the status quo। status quo जो हमारे existing जो status होता है उसे कहते हैं overhaul, मतलब टोटल रिपेयर करना। तो जो लोग रेडिकलिज्म के मानने वाले होते हैं, जिनको हम रेडिकल भी हम कहते हैं ना, ये बंदा बहुत रेडिकल है, रेडिकलिज्म को जो लोग मानते हैं या उसको एडवोकेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई रेडिकल चेंज लेके आना है, मुकम्मल तौर पर चेंज लाना है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर चेंज लाना है। जो एग्जिस्टिंग अभी जो हमारी सोसाइटी में सिस्टम है, नॉर्म्स है, हमने इनको मुकम्मल तौर पे रिपेयर करना है। मतलब कि जो हमारा स्टेटस को है, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, इसको मुकम्मल तौर पे रिपेयर करना है। हमें अपने पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर में मुकम्मल तौर पे चेंज लाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू वोट नहीं था, ठीक है, तो वो जो आप एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसमें एक चेंज आया मुकम्मल तौर पे कि अब औरतों के पास भी राइट टू वोट है। तो इस तरह के चेंजेस लाना अपनी अपनी सोशल लाइफ को लेके, पॉलिटिकल लाइफ को लेके, हर तरह की सोसाइटी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको लेकर जब भी रेडिकल सामने आते हैं ना, वो मुकम्मल तौर पे चेंज की बात करते हैं, ना कि इंक्रीमेंटल, ठीक है। ये लिबरल और रेडिकल में फर्क होता है बहुत बड़ा।
रेडिकल मुकम्मल तौर पे रेडिकल होते हैं, ये भाई ये कहते हैं कि भाई ये कोई नरमी शर्मी मतलब कितना, बस आप मुकम्मल तौर पे चेंज करें। तभी देखो इसका मतलब ही क्या है कि रूट में जाना, तो अगर ये रूट में जाएंगे तो ये वहां पे एड्रेस करेंगे, मतलब ऊपर जो रूट के ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो तो हिलेगा ही ना, फिर वो तो गिरेगा ही ना। आप दरख्त दरख्त है कोई, आप उसके जड़ों में चले गए और जड़ों को आप उखाड़ना स्टार्ट कर दो, दरख्त तो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये मुकम्मल तौर पे स्टेटस को मुकम्मल तौर पे रिपेयर करने की बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंटली एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि रेडिकलिज्म डज नॉट ऑटोमेटिकली imply violence. It can be pursued through peaceful means such as activism, political involvement, or non-violent demonstrations. रेडिकलिज्म होता एक्सट्रीम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब रेडिकलिज्म एक होता है एक्सट्रीम इस तरह का कि ये कहते हैं कि सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे चेंज करो। कोई भी इशू है अगर उसको एड्रेस करना है तो सोसाइटी में उस इशू को लेकर मुकम्मल तौर पे चेंज आना चाहिए। और एक रेडिकलिज्म होता है वो इस तरह का एक्सट्रीम हो जाता है कि वो वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रेडिकलिज्म के आम जुबान में बात करें तो जरूरी नहीं है कि ये वायलेंस की तरफ जाए, ठीक है। हर रेडिकल वायलेंट नहीं होता, रेडिकलिज्म का ये हरगिज मतलब नहीं कि वो वायलेंस की तरफ जाएंगे। हाँ, जब एक्सट्रीम केसेस इस तरह के हो जाएंगे वो बोले कि यार अब हमने वायलेंट भी होना है, तो फिर वो टेररिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, फिर वो टेररिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे नॉर्मली जरूरी नहीं है कि ये वायलेंट टैक्टिक्स ले, ठीक है। ये पीसफुल मींस भी यूज करते हैं जिससे एक्टिविज्म शो करना। अब जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो कोई टेररिस्ट तो नहीं थे, लेकिन वो सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे चेंज करने की बात करते थे, ठीक है। एक्टिविज्म भी शो करेंगे, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस ये वो इस तरह की चीजें करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो वायलेंट हो। अभी मैं आपको यही चीज आगे बताऊंगी कि टेररिज्म और रेडिकलिज्म में फर्क क्या है। जो रेडिकलिज्म है ये रास्ता बन सकता है टेररिज्म की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेडिकलिज्म वायलेंट ही हो। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग, सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर तंग कर देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वायलेंट हो। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, रेडिकलिज्म कैन इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एंड एक्टिविज्म टू प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस, ये वो बातचीत करते हैं ना, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉट ऑल रेडिकल्स एंगेज इन और इंडोर्स वायलेंस। हर मतलब कि हर जो रेडिकल होता है वो वायलेंट नहीं होता, ना ही वो वायलेंस को मानता है और कहता है कि हमें वायलेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है, बहुत से लोग रेडिकल होते हैं, उनकी रेडिकल सोच होती है, वो रेडिकलिज्म को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो टेररिस्ट होते हैं या वो वायलेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेररिज्म ऑन द अदर हैंड या बरक्स क्या चीज है। टेररिज्म इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वायलेंस। रेडिकलिज्म जरूरी नहीं है वायलेंस को इन्वॉल्व करे, लेकिन टेररिज्म हर हाल में, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, उसका काम मार धाड़ करना है, ठीक है। Terrorism involves the use of violence or the threat of violence to instill fear and achieve specific political, ideological or religious objectives. टेररिस्ट बड़े बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं जो कि टेररिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। टेररिज्म में देखो, रेडिकलिज्म में वो डराने की कोशिश नहीं करेंगे, देखो लिखा है ना, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एक्टिविज्म वगैरह शो करेंगे, जरूरी नहीं कि वो डराएं। एक्सट्रीम कुछ कुछ एक्सट्रीम इस तरह के हो जाते हैं कि जब इनको लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही तो वो चीज इनके अंदर इतनी रिजेंटमेंट, इतना गुस्सा भर देता है रेडिकल्स के अंदर कि वो टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि टेररिज्म की तरफ जाए, लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप होता है, जो टेररिज्म होता है, वो जरूर वायलेंस को इन्वॉल्व करता है या उसके मतलब उसको खौफ फैलाता है कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम लोग अटैक करेंगे, हम बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके बच्चों को अगवा करेंगे, आपके स्कूलों को उड़ा देंगे, मतलब इस तरह की बात करेंगे ना, डिफरेंट बातें कर करके डराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनलाइक रेडिकलिज्म विच मे इन्वॉल्व एडवोकेटिंग फॉर सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब कि ये रेडिकलिज्म की तरह नहीं होते जो मतलब सिग्निफिकेंट चेंज की बात करता है ना रेडिकलिज्म। टेररिज्म स्पेसिफिकली इंक्लूड्स अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ वायलेंस targeting civilians, governments, or entire societies with the intention of creating fear and coercing change. Coercing change मतलब के मतलब कि forcibly change लाने की कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है। अगर ये एक्टिविज्म की तरफ जाएंगे तो ये थ्रेट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों रेडिकलिज्म किस तरीके से एक रास्ता बनाता है टेररिज्म की तरफ, वो मैंने इधर नीचे लिखा है दोनों में कंबाइन करके। नोट ऑल रेडिकलिज्म इन्वॉल्व्स
in violent technique tendencies, but all terrorism does involve violence. ठीक है, समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यही बात मैंने अभी ऊपर जो है आप लोगों को बताया, मतलब कि रेडिकलिज्म वायलेंट टेंडेंसी नहीं रखता। ओके, मतलब रेडिकलिज्म, यही बात नहीं कि वाइल रेडिकलिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट वायलेंस। टेररिज्म इज इनहेरेंटली वायलेंट, टेररिज्म इन्वॉल्व करता है, ये इनहेरेंटली वायलेंट ही माना जाता है। ठीक है, रेडिकलिज्म कैन बी अ पाथवे टूवर्ड टेररिज्म, ये एक पाथवे माना जाता है टूवर्ड टेररिज्म व्हेन इट बिकम्स एक्सट्रीम। रेडिकलिज्म पर जब बहुत नेगेटिव वे में एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो ये वायलेंस टेररिज्म की तरफ चला जाता है, इस तरह। ठीक है, while radicalism often promotes significant social or political changes, it does not necessarily advocate violence. रेडिकलिज्म हम ये मानते हैं कि ये रास्ता हो सकता है टेररिज्म की तरफ जब ये एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन टेररिज्म जो रेडिकलिज्म है ना, ये प्रमोट करता है सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को। जरूरी नहीं है कि वायलेंस को की एडवोकेसी करे, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है और नेगेटिव वे में, तो ये टेररिज्म की तरफ जाता है। मतलब कि हर टेररिज्म इनहेरेंटली वायलेंट होता है, लेकिन हर रेडिकलिज्म इनहेरेंटली वायलेंट नहीं है। रेडिकलिज्म तभी वायलेंट हो जाता है जब ये नेगेटिव वे में एक्सट्रीम चला जाता है। वरना रेडिकलिज्म, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होती है जहाँ पे ये बेनिफिशियल रहा है। देखो, जो फ्रेंच वार हुई है, सिविल राइट्स मूवमेंट्स आप देखो वो हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, रशियन रेवोल्यूशन हुई है, तो मतलब ये जब सारी हुई है, ये सोसाइटी में के बेनिफिट के लिए आई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फंडामेंटल चेंज हुआ था, एक रेडिकल चेंज, लेकिन वो पॉजिटिव वे में गया था। अगर रेडिकलिज्म नेगेटिव वे में जाएगा एक्सट्रीम में, तो वो टेररिज्म की तरफ चला जाएगा फिर। ठीक है, टेररिज्म तो है ही एक्सट्रीमली, जो है ना, आप समझें कि रॉन्ग है ना, रेडिकलिज्म रॉन्ग। आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक रॉन्ग कंडक्ट है, लेकिन अगर ये नेगेटिव वे में एक्सट्रीम में चला गया, तो फिर ये टेररिज्म की तरफ जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ है, however when radical beliefs become extreme and violent methods are seen as necessary to achieve these changes, radicalism can escalate into terrorism। जब रेडिकल ग्रुप्स को वो तंग करते जाए और वो बस वो मान लेना, वो एक अपना सब कल्चर बना दे वायलेंस का। सब कल्चर ऑफ वायलेंस मैंने आपको क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। जब हर ग्रुप को लगे कि हमें खुद को डिफेंड करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा, और वो एक वायलेंस को अपना कल्चर बना लेते हैं, फिर वो हथियार सब कुछ उठा लेते हैं भाई अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं देखता कि ग्लोबल पीस क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, ग्लोबल स्टेबिलिटी क्या है, इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, वो लोगों को मारेंगे धाड़े। तो हर रेडिकलिज्म इनहेरेंटली रेडिकलिज्म वायलेंट नहीं है, लेकिन टेररिज्म इनहेरेंटली वायलेंट है। टेररिज्म का एक रास्ता है रेडिकलिज्म। जब आप रेडिकलिज्म का मतलब है थोड़ा सा एक्सट्रीम होना किसी चीज को लेके, जब आप एक्सट्रीमिज्म आप में आएगा तब आप टेररिज्म की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिज्म पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो रेडिकलिज्म पॉजिटिव वे में भी जाता है, आपकी सोसाइटी में फंडामेंटल चेंजेस लाने तक आपकी सोसाइटी आगे की तरफ ग्रो करे। लेकिन अगर रेडिकलिज्म नेगेटिव वे में क्या, तो ये टेररिज्म की तरफ भी जा सकता है, हथियार उठेंगे और वायलेंस होगा। ठीक है, ओके, चलो। अब रेडिकलिज्म के अगर देखें कि ये किस किस तरह का होता है, देखो हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक स्केल होता है, जिसपे मतलब किसमें एक स्केल होता है, उसमें सेंटर मिड लिबरल ये सारे होते हैं। ठीक है, सेंटर राइट, फार राइट, इस तरह करके ना, मतलब इसका एक स्केल बना होता है। मिड में यहाँ पे सेंटर होता है, एक जगह पे सारा लेफ्ट होता है, मतलब फार लेफ्ट बिल्कुल कोना होता है ना, बिल्कुल एंड एंड पॉइंट होता है फार लेफ्ट इस लाइन के ऊपर, और बीच में सेंटर लेफ्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल फार राइट होता है, बीच में सेंटर राइट होता है। तो जो हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो स्केल है, जो स्पेक्ट्रम है, उसमें दो तरह की जो पॉइंट्स है, उनको हम बोलेंगे कि ये रेडिकल्स है। मतलब कि एक्सट्रीम, आप अपने स्केल पे बिल्कुल राइट पे चले जाओ तभी आप एक्सट्रीम हो, आप बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाओ तभी आप रेडिकल हो। क्योंकि दोनों सिचुएशंस में ना आप प्योर आप बीच में मिड में कुछ नहीं सोचते। या आप हर तरह से ना अपनी आइडियोलॉजी के बारे में सोचोगे, बस हमारी आइडियोलॉजी, आप फंडामेंटल चेंज की बात करोगे। जो फार राइट वाले होते हैं वो भी फंडामेंटल चेंज की बात करते हैं, जो फार लेफ्ट वाले होते हैं वो भी फंडामेंटल चेंज की ही बात करते हैं। दोनों क्या करेंगे, फंडामेंटल चेंज की बात करेंगे। ठीक है, ये जो पूरा स्केल होता है ना आइडियोलॉजीज का, ये हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझें कि एक स्केल होता है, उसकी एक साइड पे फार लेफ्ट होता है, बिल्कुल लेफ्ट वाला पॉइंट, एंड बिल्कुल राइट।
रेडिकलिज्म बिल्कुल मतलब अपनी आइडियोलॉजी को लेके ना कोई भी इनको कोई भी ना दरमियाना डिसीजन नहीं होता है। ये बिल्कुल पीक पे जाते हैं कि बिल्कुल चेंज करें भाई सोसाइटी को। तो जो फार राइट वाले होते हैं वो भी इस तरह की सोच रखते हैं और फार लेफ्ट वाले भी इसी तरह की सोच रखते हैं। अब अगर हम देखें, देखो रेडिकलिज्म की टाइप्स अगर बात करूं तो बहुत सारी होंगी, जैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इकोनॉमिक रेडिकलिज्म, रिलीजियस, कल्चर। लेकिन अगर हम लोग इसको एक ब्रॉडर स्केल के ऊपर देखें तो ये आती फार राइट और फार लेफ्ट के अंदर ही आती है। आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है ना वो किसी आइडियोलॉजी के अंदर ही हो रहा है। आप मतलब जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, जो बच्चे फिलोसफी पढ़ते हैं ना वो ये चीजें समझते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, उनको नजर आ रहा है सोसाइटी में जो काम होता है वो एक आम बंदा अपने ही लेंस से देख रहा होता है। लेकिन एक पढ़ने वाला बच्चा किसी आइडियोलॉजिकल लेंस से देखता है, वो कहता है अच्छा यार इस आइडियोलॉजी के अंदर आती है ये चीज। तो हमारी सोसाइटी में जो भी हो रहा होता है ना, जैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर, वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी के अंदर आता है। या तो वो फार लेफ्ट में आएगा या तो वो फार राइट में आएगा, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म देखें तो फार राइट वाले क्या बोलते हैं, मैं पहले आपको सिर्फ फार राइट वालों को बताती हूँ, फिर फार लेफ्ट वाले को बताऊंगी। फार लेफ्ट वाले वो मार्क्सिज्म वगैरह है। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। जो लोग ये कहते हैं कैपिटलिज्म ही जड़ है भाई, ये लोग हर जगह यही बोल देंगे कि सबको इक्वल राइट्स दो, कैपिटलिज्म ही जड़ है, स्टेट को सारा होल्ड दो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, रिलीजन कुछ नहीं होता। फार लेफ्ट वाले ना इस तरह की बातें करेंगे ना, मतलब मुकम्मल एक जो है ना एक बिल्कुल एक एच पे होकर बात करते हैं। फार राइट वाले जरा इनके ऑपोजिट। आपको पता है ज्यादातर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है ना वो फार राइट आइडियोलॉजी वालों की होती है। इनका आप आजकल एक न्यूज बहुत आ रही है ना एंटी इमिग्रेशन करके, वो फार राइट वालों की आइडियोलॉजी है, क्योंकि अच्छा फार राइट या फार राइट रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म मैंने आपको बताया है एच पे ही होगा, बीच में रेडिकलिज्म इस तरह नहीं होता ज्यादा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मतलब ढीले होते हैं, ठीक है ये भी मान लिया वो भी मान लिया। जो रेडिकल बंदा होता है वो मानता नहीं है, वो फिर फार राइट या फार लेफ्ट ही होगा, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म देखें फार राइट वालों का, ऑफन फोकसेस ऑन नेशनलिज्म, anti-immigration policies and authoritarian governance. Groups may promote strong national identities and reject democratic norms. जो फार राइट के मानने वाले होते हैं ना जिन कंट्रीज में, आजकल यूरोप में आप देखो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। यूरोप में ही आपको एंटी इमिग्रेशन का इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, इतना दंगा फसाद और चीजें हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही है। जो फार राइट वाले होते हैं ना वो नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं कि जो हमारे नेटिव लोग हैं वो हम अपने कल्चर, ये जो फार राइट वाले तो कहते हैं हमारा कल्चर हमें प्रिजर्व करना है। ये जो लोग इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं या आके हम मल्टी कल्चरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हमारे कल्चर में घुसना। जब एक जगह पे बहुत सारे कल्चर का अमलगम बन जाए ना उसे कहते हैं मल्टी कल्चर, मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंस। मल्टी कल्चरलिज्म क्या होते हैं? बहुत सारे कल्चर एक जगह पे होना। तो फार राइट जो आइडियोलॉजी या फार राइट जो आइडियोलॉजी ये कहती है कि यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो आके हमारी नेशनल आइडेंटिटी की क्या कर रहे हैं, हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ये जो इमिग्रेशन है ना उसके अगेंस्ट होते हैं। ये कहते हैं और लोगों से मतलब ये कहते हैं इमिग्रेशन के रूल स्ट्रिक्ट हो, ज्यादा लोग हमारी कंट्री में ना आए, ताकि जो हमारी कंट्री जो नेटिव पॉपुलेशन है ना वो इफेक्ट ना हो, हमारा कल्चर प्रिजर्व रहे, हमारी नेशनल आइडेंटिटी बनी रहे। ये ना हो कि अगर कोई कंट्री है जहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा थे पहले, वहां पे सिर्फ 50% क्रिश्चियन है और बाकी 50% और कल्चर के और कंट्रीज के हैं, तो इस चीज के अगेंस्ट होते हैं। ये बोलते हैं हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में हमारे लोग ज्यादा होना चाहिए, हमारी नेशनल आइडेंटिटी। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म ये देखो हमारे यहाँ नेशनलिज्म क्या होगा, पाकिस्तानी लोग ज्यादा हो ना कि और जगहों के। अगर हम लोग नेशनलिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तानी ज्यादा हो भाई और जगहों के ना हो, नेटिव जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो। तो जो फार राइट वाले ना वो यही कहेंगे। अब पाकिस्तान में देखो तो डोमिनेंट कल्चर इस्लाम है, और हम बोले कि यार यहाँ पे इस्लाम जो है ना वो ही सबसे ऊपर रिलीजन रहना चाहिए, वही हर चीज को जो है देखे, उसी के लेंस से हम हर चीज को देखेंगे, फिर तो हम जो बाकी क्रिश्चियंस हैं हम उन सबके राइट्स नहीं मानेंगे। तो जो फार राइट वाले होते हैं वो कहते हैं यार नेशनलिज्म, एक ही रिलीजन, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की बात क्यों करते हैं? ताकि किसी एक बंदे के पास पावर होगी तो वो नेशनलिज्म को फ्रोग देगा। देखो एक बंदे के पास पावर है और वो उसी जगह का बंदा है तो वो अपने ही लोगों को, अपने ही जो नेटिव लोग होते हैं, नेटिव लोग कौन होते हैं? जो इस कंट्री के पहले के लोग हों, ठीक है ना, ना कि इमिग्रेंट जो बाहर से आए हो, जो जमीन के खुद के वहीं के लोग हों, बाहर से आए हुए ना हो।
तो जो फार राइट वाले वो कहते हैं हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस वजह से ये एंटी इमिग्रेशन होते हैं। मतलब कि ये बाहर से आने वाले लोगों को पसंद नहीं करते, ये कहते हैं बाहर से लोग ना आए, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको टारगेट भी करते हैं। जो इस तरह के फार राइट के मानने वाले जो टेररिस्ट, बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं ना, वो जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो दूसरी कंट्री से आते हैं उनको मारते भी हैं। फिर कितने ही इस तरह के आपको हिस्ट्री में इस तरह के अटैक्स, बॉम्बिंग वगैरह मिलेगी, जहाँ पे इमिग्रेंट्स को, मुस्लिम्स को या इंडियंस को, इन सबको निशाना बनाया गया है बहुत सारी कंट्रीज में। ये चीजें आपको यूरोप में वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की बात इसीलिए करते हैं ताकि जो है ना एक बंदे के हाथ में सारा जो है ना वो जाए, क्या कहते हैं, कंट्रोल चाहे, और वो नेशनलिज्म को फरोग दे, फिर ना कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि पता है डेमोक्रेसी तो एंटी इमिग्रेशन इन सबको नहीं मानती। डेमोक्रेसी में ये है कि जो भी आ रहे हैं आपकी कंट्री में रह रहा है, आप उसकी इंडिविजुअलिटी को मारे, आप उसके राइट्स को माने, यही होता है ना, उसके राइट्स को माने, उसकी इंडिविजुअलिटी को माने, वो उसका जो रिलीजन है आप उसको एक्सरसाइज करने दे, सेक्युलरिज्म के। सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक नॉर्म से सेक्युलरिज्म की बात करता है ना। लेकिन फार राइट ये नहीं कहता। देखो, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म से कहता है जो भी आपकी कंट्री में आ रहा है आप उसके राइट्स को देखें, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, आप उसके रिलीजन, जो रिलीजन एक्सरसाइज करना चाहता है वो करे, उसकी जो भी नेशनल आइडेंटिटी है या जो भी उसकी लैंग्वेज है वो करे, अपने कल्चर को वो एक्सरसाइज करे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो ये है ना। लेकिन फार राइट तो ये कहते हैं हमारी कंट्री में आके, जहाँ पे फार राइट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा होगी, उनकी पार्टी वहां पे हुकूमत कर रही है, वो बोले कि यार हमारे नेशनलिज्म के अगेंस्ट है ये, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो पहचान है, ये उसके अगेंस्ट है। कोई बाहर से बंदा इमिग्रेंट आके अपने कल्चर को एक्सरसाइज करेगा, इससे तो हमारे कल्चर के ऊपर अटैक है ये। ठीक है, इसी वजह से ये ज्यादा कहते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, वहीं के लोगों की गवर्नमेंट है, वो वहां के ही कल्चर को प्रिजर्व करेगी। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी, मतलब पॉलिसीज पे ज्यादा इनका फोकस होता है, मतलब इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी ये रिजेक्ट करते हैं ताकि अपनी स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटीज को प्रमोट कर सके। ठीक है, दूसरा, ये सपोर्ट करते हैं प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब प्रोटेक्ट करना। जैसे यहाँ पे ना, मैं अभी इकोनॉमिक रेडिकलिज्म से पहले मैं बात बताना चाहूंगी, जहाँ पे से लिखा था प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब इसमें ये होता है कि प्रायोरिटाइज करना नेशनल इंडस्ट्रीज को। मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मतलब कि अपनी इकोनॉमिक इस तरह की पॉलिसीज बनाना कि अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना। फार राइट आइडियोलॉजी के मानने वाले ये कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोगों को। और इस चीज में वो ग्लोबलाइजेशन को भी अपोज कर देते हैं। मतलब वो बाकी जो भी आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें, अगर उनकी इंडस्ट्रीज इनकी कंट्रीज में लगी होती हैं तो वो ये उनको इग्नोर करके अपनी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो फार राइट आइडियोलॉजी के मानने वाले होते हैं। इस तरह की मेजर्स लेके आएंगे तो नेटिव नेटिव पॉपुलेशन वही होती है जो वहां की खुद की उस जमीन की अपनी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, उसको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ ट्रम्प की। ट्रम्प जो है उनको हम एसोसिएट कर सकते हैं राइट विंग के साथ ना, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, के राइट विंग के साथ कर सकते हैं। अब वो फार राइट है, देखो मैंने कहा है ना पूरा स्पेक्ट्रम होता है, मिड सेंटर होता है, देन यहाँ पे लेफ्ट होता है, यहाँ पे राइट होता है। अब राइट में भी सेंटर राइट भी आता है, फार राइट भी आता है। अब हम उनको राइट विंग के साथ तो करते हैं एसोसिएट, लेकिन अब क्या वो फार राइट के साथ हम उनके एसोसिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बहुत डिबेटेड चीज है। लेकिन बहुत सारी ऐसे हमें एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे ट्रम्प ने फार राइट वाली जो है डिसीजन लिए हैं। जैसे आप देखिए अमेरिकन फर्स्ट, उन्होंने वॉल बिल्ड, मतलब बिल्डिंग अ वॉल ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर। ये क्या था? मैक्सिको के साथ इनका ट्रेड था। ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसीज थी। अब वहां पे इन लोगों ने मतलब ये इस तरह के वॉल्स बना देना ये सब क्यों किया था? अमेरिकन फर्स्ट, क्या हम लोग अमेरिकन को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। वहां पे चाइनीज इंडस्ट्रीज के ऊपर टैरिफ, जो बाहर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और कंट्रीज के, उन पर टैरिफ लगा देना ज्यादा लगा दिया, और अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उन पे कम कर दिया ताकि अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोडक्ट ज्यादा कंट्री में सेल हो। तो अमेरिकन फर्स्ट और ये सब कुछ बाकी और एमिग्रेशन वॉल जो बिल्ड की मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान, वो एमिग्रेंट्स को भी रोकने के लिए कि वहां से लोग इतनी आसानी से यूएस में ना आए, और यूएस का जो अपने नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, वहां की जो इंडस्ट्रीज थी, वो सब कुछ ये लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो ये ट्रम्प के टाइम पे ये हुआ। फिर देखो आप वो ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट की बहुत सारी वजूहत थी, उसमें से कुछ वजूहत पता है क्या है? इमिग्रेशन को भी रोकना ये भी थी। ठीक है,
इमिग्रेशन को रोकना इस वजह से भी था, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में आपको बॉर्डर्स ये सब कुछ तो नहीं नजर आते ना, तो वो इस वजह से भी था कि उनको अपनी नेशनल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना था, इमिग्रेशन को भी रोकना था। ब्रेक्सिट की वजूहात वो थी, उनमें से कुछ वजूहात ये भी हैं कि वो चाहते थे अपनी सोवरेनिटी को, अपने अपने नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें, अपनी जो नेशनलिस्ट जो कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये भी वजह थी ब्रेक्सिट की। तभी वहां के लोगों ने जब रेफरेंडम हुआ था 2016 में, उन्होंने ब्रेक्सिट की तरफ किया था ताकि वो अपनी जो नेशनलिज्म है, अपनी जो मतलब जमीन है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। क्योंकि फिर अगर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहते तो फिर तो वो सब कुछ मिल के करते थे ना। तो उन्होंने बोला कि यार ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स खुद में एक एक क्या है, एक अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी रखते हैं। उन्होंने बोला हमने यूरोपियन यूनियन का साथ मिलके वो सब कुछ डाइल्यूट होता जा रहा है। तो जो फार राइट वाले होते हैं वो हमेशा नेशनलिज्म पे फोकस करके रखते हैं, एंटी इमिग्रेशन, हमेशा वो और जगहों से लोगों के आने को नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे नेशनलिज्म के ऊपर अटैक है। अथॉरिटेरियन गवर्नेंस हो तो उनके जो नेशनलिस्टिक जो व्यूज और कॉन्सेप्ट्स है वो जो है ना वो प्रिजर्व होके रहेंगे, वो बचे रहेंगे, इसलिए अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है। मजीद अगर रिलीजियस रेडिकलिज्म हम देखें फार राइट आइडियोलॉजी में, तो ये बोलेंगे यार कोई एक ही रिलीजन हो और वो भी डोमिनेंट, मतलब देखो फिर नेशनलिज्म की बात है, कोई एक ही डोमिनेंट रिलीजन हो और उसी लेंस से हम लोग हर चीज देखें सोसाइटी में। जैसा पे आप बाहर देखें तो क्रिश्चियनिटी को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा आपको क्रिश्चियनिटी नजर आएगी, वो क्रिश्चियनिटी वहां का मेन रिलीजन और फार राइट वाले यही बोलेंगे। ठीक है। देन अगर कल्चरल रेडिकलिज्म देखें हम लोग, फार राइट में often seeks to uphold traditional cultural values, rejecting modernism and multicultural influences. This can lead to cultural homogeneity and exclusionary practices. ये लोग जो होते हैं ना फार राइट में, अगर हम कल्चरल रेडिकलिज्म को देखें, ये लोग बोलते हैं यार ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को हमने प्रिजर्व करना है। और जो मॉडर्निज्म और जो मॉडर्निज्म के साथ जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जैसे मल्टीकल्चरलिज्म, देखो अगर इमिग्रेंट्स आएंगे तो मल्टीकल्चरलिज्म तो होगा, मतलब एक कल्चर तो नहीं रहेगा किसी भी कंट्री में, बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ से पाकिस्तानी भी उठ के जाएंगे अमेरिका में, देन वहां से इंडियन भी जाएंगे, तो यही है ना, बहुत सारे कल्चर मिक्स हो जाएंगे। तो ये मॉडर्निज्म का भी कॉन्सेप्ट है। तो जो फार राइट आइडियोलॉजी के मानने वाले तो कहते हैं यार हम लोग इस चीज को नहीं मानते, ये तभी एंटी इमिग्रेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज पे फोकस करते हैं। कहते हैं यार हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज है वही यहाँ पे अपहुल रहेंगी। और ये जो इनका मानना होता है ना कि हम अपने ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को मानते हैं और हम रिजेक्ट कर रहे हैं मॉडर्निज्म को, मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को, ये किस चीज की तरफ जाता है? मतलब एक ही तरह का होमोजेनियस क्या होता है, एक ही मतलब एक ही तरह का कल्चर होगा पूरी कंट्री में। दैन एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, मतलब जो और जगहों से इमिग्रेंट्स आएंगे हम उनके कल्चर को नहीं मानते, उनको अपनी कंट्री से, अपने जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है उससे ये लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, कितने एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस उसकी तरफ जाते हैं, तभी इमिग्रेशन है उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है। आपको ये तो आज एंटी इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेंट्स, ये आपको ये न्यूज आजकल बहुत नजर आ रही होगी यूरोप में। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर जरूर बनाऊंगी। तो फार राइट वाले क्या होंगे, ये नेशनलिज्म की बात करेंगे, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे, एक रिलीजन की बात करेंगे कि एक सुपरमेसी ऑफ वन रिलीजियस आइडेंटिटी ओवर द अदर्स, किसकी बात करेंगे, एक्सक्लूजनरी कल्चरल होमोजेनिटी की बात करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज की बात करेंगे, कल मल्टी कल्चरलिज्म के अगेंस्ट है, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट है, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज पे फोकस करेंगे, मतलब इमिग्रेशन के अगेंस्ट है। तो फार राइट वाले देखो किस तरीके से रेडिकल होते हैं, एक ही तरफ सारा झुकाव। फार लेफ्ट आइडियोलॉजी में ना आपको क्या क्या नजर आएगा, ये भी बहुत रेडिकल होते हैं, मतलब ये कहते हैं बिल्कुल चेंज कर दो, चेंज कर दो। आजकल आपको ज्यादा सोसाइटी में कैपिटलिस्ट सिस्टम नजर आता है ना, ये कहते हैं भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ के फेंक दो। फार लेफ्ट वाले ये कहते हैं, जैसे फार राइट वाले होते हैं ना, कहते हैं इमिग्रेंट्स को आने ही नहीं देना, भाई नेशनलिज्म पे फोकस करो, इस तरह की बातें करते हैं। फार लेफ्ट वालों को पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। कम्युनिज्म के मानने वाले हैं, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम सुना हुआ है ना। तो कार्ल मार्क्स थे इनके फादर माने जाते हैं। ठीक है। कम्युनिज्म के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो आजकल आप देख रहे हो बार बार, आप कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में हम जब पढ़ेंगे तो कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स का नाम आपको बहुत ऊपर नजर आएगा। तो फार लेफ्ट में अगर हम देखें तो फार लेफ्ट के जो मानने वाले थे वो क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंज लेके लाना किसने, कैपिटलिस्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। कैपिटलिस्ट सिस्टम की जगह कौन सा लाना है, कम्युनिस्ट।
कम्युनिज्म लेके आओ। ये फोकस करते हैं ना क्लास स्ट्रगल पे, सोशल जस्टिस पे। मतलब ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इस सोसाइटी में ना क्लास बना के रखी है। कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। गरीब मजदूर हैं, उन्होंने बोला ना मजदूरों को ना जो क्या है फाइट बैक करना चाहिए, रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। जो अमीर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं बड़े बड़े, उनको सीटों से उतारो और फेंक दो, कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करो। ठीक है, ये कहते हैं कि यहाँ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिज्म के अंडर ये चीज मानी जाती है कि भाई गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है ना, इक्वली। ये भाई ये चीजें नहीं इधर ना, ये कहते भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये इनका कहना होता है। तब ये कहते हैं सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं। ये क्या कहते हैं, कॉल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफन थ्रू स्टेट ओनरशिप और कम्युनल कंट्रोल। ये बोलते हैं ना कि देखो, जो बात मैंने अभी बोली है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, जो मतलब इसमें ना एक जो कम्युनिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि अगर मतलब एक बंदा ज्यादा मेहनत करके कमा रहा है और एक कमा ही नहीं रहा मेहनत करके, और गवर्नमेंट के पास जब सारे रिसोर्सेज सब कुछ गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो जो इससे बहुत ज्यादा कमाया है वो तो अगली दफा डिस्करेज हो जाएगा। वो बोलेगा यार मैंने इतनी मेहनत करके कमाया, मेरे ही बराबर या अगले आलसी बंदे को मिला है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था। खैर अभी तो बड़ा मतलब मिक्स किस्म की इकोनॉमी नजर आती है, लेकिन पहले ये इस तरह की चीजें थी। तो जो फार लेफ्ट वाले हैं वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो और इकोनॉमिक रेडिकलिज्म, मतलब कि कहते हैं कि यार स्टेट के पास ओनरशिप हो, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस कैन इंक्लूड एफर्ट्स टू डिसमेंटल कैपिटलिज्म, एस्टैब्लिश एग्लिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम के सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज हो, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और ये आजकल की जो आप आजकल का टाइम देखो जहाँ पे ज्यादा कंट्रीज कैपिटलिस्ट है, तो ये रेडिकल सोचिए ना, क्या सारी कंट्रीज इस चीज को अडॉप्ट करेंगी? नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्री देखो, अब ज्यादा अमीर और जो डेवलप कंट्रीज है वो किस तरह की है, जहाँ पे कैपिटलिज्म है। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पैसा कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं। लेकिन कैपिटलिज्म के ऊपर ये होता है ना क्रिटिसिज्म के, कैपिटलिज्म के अंदर गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। तो जो फार लेफ्ट वाले ना वो इसी चीज के अगेंस्ट है। वो कहते हैं जो अमीर है उसके पास तो पैसा है, वो गरीबों को आगे ही कम वेजेस देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, और वो उस पैसे से और इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। तो कैपिटलिज्म का ये कॉन्सेप्ट, तो कैपिटल सिस्टम में होता है ना, आपके पास जो पैसे आप मार्केट में फेंको, आपको मुनाफा आ रहा है, आप और इंडस्ट्रीज लगाओ। बस ये आपका काम है, आप जो जितनी मेहनत करेगा उसको जितना मुनाफा हो रहा है वो कमाता जाए। लेकिन इसके ऊपर क्यों फार लेफ्ट इसके अगेंस्ट? वो कहते हैं कि यार इसकी वजह से गरीब गरीब तर हो रहा है, क्लास स्ट्रगल पैदा हो गई है। उस क्लास स्ट्रगल की वजह से लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा। तब ये कहते हैं कि जो भी लोग कमाए वो गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करे। तो फिर ऐसा ये इस तरह की ना एग्लिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम हुआ ना। लेकिन ये इकोनॉमिक रेडिकलिज्म यहाँ पे, ये हम इनको रेडिकल क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर ये चीज सारे कंट्रीज लेके आए तो ये मतलब रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा, फंडामेंटल। क्योंकि हर कंट्री चीज को अडॉप्ट नहीं करेगी। ठीक है, फार लेफ्ट रेडिकल्स ऑफन प्रमोट सेक्युलरिज्म। ये कहते हैं कि जो हमारी जमीन का रिलीजन होगा ना उसी को आप सुप्रीम माने। ये बोलते हैं कि भाई कोई रिलीजन होना ही चाहिए। कम्युनिज्म के ऊपर यही डिबेट होती है ना, कि ये बोलते हैं रिलीजन को आप डस्टबिन में फेंक दें, इसका कोई लेना देना नहीं है, हर बंदे का अपना मसला है। ये फालत वाले ये कहते हैं ना भाई ये हर किसी का अपना मसला है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं करते। फार राइट वाले अगर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करें, मतलब ये इमिग्रेशन को भी मान रहे हैं ना, ये भाई सेक्युलरिज्म को नहीं प्रमोट करते कि हर किसी का रिलीजन अपना मसला है। अगर हर किसी का रिलीजन अपना मसला है तो आप कंट्रीज में जाके मल्टीकल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी दोगे। ठीक है, वाले कहते हैं कि सेकुलरिज्म ठीक है, रिलीजन हर एक का अपना मसला है। रिलीजन को और पॉलिटिक्स को या रिलीजन को इकोनॉमी को, आप रिलीजन को जो है ना बाकी जो स्टेट के अफेयर्स या पब्लिक लाइफ है उससे सेपरेट रखें। रिलीजन हर एक अपना मसला है। ये जो है ना लिबरेशन थियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। लिबरेशन थियोलॉजी क्या होती है? लिबरेशन थियोलॉजी मूवमेंट भी है। इससे ना रिलीजन रिलीजन के लेंस से ना हम सोशल जस्टिस को देखते हैं सिर्फ। ये होता है लिबरेशन थियोलॉजी। मतलब हम रिलीजन के लेंस से सोशल जस्टिस को देखें, मतलब कि हम देखें कि लोगों को जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उस तरह के रिलीजन को, उस तरह की चीज को ये मानते हैं। बाकी ये हायरार्की को नहीं मानते कि रिलीजन में जो हायरार्की होते हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं कुछ नीचे बैठे हैं, जैसे अब हर जगह पे होते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पे देखें मौलवी और ये, और आप क्रिश्चियनिटी में फादर वगैरह होगे, पोप वगैरह होगे, तो ये जो हायरार्की है ना, ये इसको नहीं मानते। ये तो हायरार्की के हैं ही खिलाफ लेफ्ट वाले ना।
तभी तो कैपिटलिज्म के खिलाफ है। कैपिटलिज्म में हायरार्की ही होती है ना, ऊपर अमीर, उससे नीचे थोड़ा गरीब, उससे नीचे ज्यादा गरीब, मिडिल क्लास, बिल्कुल बिलो द बेल्ट, सब कुछ नजर आता है। तो ये हायरार्की के अगेंस्ट होते हैं। जिस तरह ये इकोनॉमिक सिस्टम में हायरार्की के अगेंस्ट होती है, ये रिलीजियस लाइफ में भी हायरार्की के अगेंस्ट होते हैं। वैसे तो ये कहते हैं भाई सेक्युलरिज्म को प्रमोट करो। सेक्युलरिज्म यही होता है कि हर एक का अपना फेथ है, अपना रिलीजन है, उसका आप पब्लिक लाइफ में जाकर ढंढोरे ना पीटे। भाई जिसने जो एक्सरसाइज करना है वो उसका अपना मसला है, उसका पॉलिटिकल या गवर्नमेंट पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फार लेफ्ट वाले नॉर्मली यूजुअली तो ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर ये किसी की बात करेंगे, मतलब कोई रिलीजन वगैरह, तो इस तरह के रिलीजन की बात करेंगे जो जस्टिस की बात करेगा, जो कहेगा कि यार जस्टिस दो, मतलब कम्युनिज्म की बात करेगा, इनके आइडियोलॉजी की बात करेगा। ठीक है, emphasizes the destruction of dominant cultural narratives, promoting diverse cultural expression and validating marginalized identities। ये मार्जिनलाइज्ड, देखो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की क्यों बात करते हैं। देखो जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में आप आओ तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कौन सा होता है? लोअर क्लास, गरीब लोग, मजदूर लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं ना। तो फार लेफ्ट वाले हमेशा मार्जिनलाइज की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि यार जो मार्जिनलाइज होते हैं इनको भी राइट्स दो। जिस तरह ये हम इकोनॉमिक सिस्टम को देख के, पॉलिटिकल सिस्टम को देख के बात करेंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, मजदूरों के हक में होते हैं, तो अगर हम कल्चरल रेडिकलिज्म देखेंगे फार लेफ्ट के अंदर, तो वहां पे आपको नजर आएगा ये सारे कल्चर्स की बात करेंगे। ये बोलेंगे डोमिनेंट कल्चर कुछ नहीं है। ये तो बोलते हैं ना डोमिनेंट कल्चर वही है जो नेटिव कल्चर है हमारा। ये बोलते हैं डोमिनेंट कल्चर कोई नहीं है, जो भी कंट्री के अंदर है। कलेक्टिविज्म की बात करेंगे। कलेक्टिविज्म क्या होता है? सब मिलकर मिलकर रहे। आपकी कंट्री में जो भी कल्चर है, सारा अपना कल्चर एक्सरसाइज के अंदर भी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। कल्चरल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट कल्चरल एक्सप्रेशंस को मानते हैं, कि मल्टी कल्चरलिज्म को मानते हैं ये। ठीक है, मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं फार लेफ्ट वाले। मतलब ये बिल्कुल रेडिकल होते हैं अपनी सोच में कि सबको मानो, मल्टी कल्चरलिज्म को मानो, कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिसमेंटल करो। डिसमेंटल का मतलब ये होता है कि तोड़ फोड़ के रख दो। सीधा आप स्टेट को ओनरशिप दो सारे रिसोर्सेज की, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे सबके अंदर। सेक्युलरिज्म की बात कर देते हैं सीधा। लेकिन ये जो है ये थोड़े इनकी इमिग्रेशन होते हैं। ये नेशनलिज्म की बात करेंगे, एक सुप्रीम रिलीजन होगा जो उस कंट्री का होगा। जैसे क्रिश्चियनिटी देख लें, पाकिस्तान में इस्लाम देख लें, आपको इंडिया में अब देखो मोदी जो वहां पे जो सरकार है वो हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो मतलब ये इस तरह के होते हैं, ये होते हैं फार राइट आइडियोलॉजी। ठीक है ना, हमने होती है राइट विंग वाले लोग हैं। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट नजर आएंगे, बोलेंगे यार कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, स्टेट ओनरशिप की बात करेंगे, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की बात करेंगे, सबकी इक्वल राइट्स की बात करेंगे, वेलफेयर स्टेट्स की बात करेंगे। वो फार लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले, और बात इस तरह करेंगे कि वो बहुत ज्यादा रेडिकल होंगे अपनी सोच में। मतलब वो बोलेंगे ऐसा होना ही चाहिए, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो वो फार राइट आइडियोलॉजी करवाने वाले लोग, और जो सख्त खिलाफ होते हैं इमिग्रेंट्स के, नेशनलिज्म को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने कल्चरल वैल्यूज को बहुत सपोर्ट करते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म के अगेंस्ट होते हैं, वो बिल्कुल फार राइट वाले होते हैं। ठीक है, बीच की कोई सोच उनके दिमाग में नहीं आती। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है उसके ऊपर हमने क्यों फार राइट और फार लेफ्ट ही लिए, क्योंकि जो बीच वाले होते हैं ना, वो रेडिकलिज्म में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनकी कोई बीच की सोच निकल आती है। चलो अगर नहीं हो रहा तो खैर है। लेकिन फार राइट फार लेफ्ट वाले बिल्कुल रेडिकल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोई भी बीच की सोच, वो कहते हैं भाई हम एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो हम करेंगे, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि वो रेडिकल होते हैं अपने सोच में, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक टाइप्स वगैरह ही समझा दिए रेडिकलिज्म में। रेडिकलिज्म में आप सेपरेट टाइप्स लिखते हैं, वो फिर आप वैसे ही कंफ्यूज होते रहते, तो मैंने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको समझा दिया है। और दूसरा रेडिकलिज्म टेररिज्म में डिफरेंस क्या है। अब मैंने इसमें रेडिकलिज्म में आपको बताना है कि इसमें फैक्टर्स क्या हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, देन हम इसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, मतलब इरेडिकेट कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं रेडिकलिज्म को। ठीक है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।